नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के नूह में सोमवार को दो गुटों के बीच झड़प में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। मरने वालों में 2 होमगार्ड शामिल हैं। जैसे ही जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। राज्य के गृह मंत्री ने यह दावा करते हुए केंद्र से अतिरिक्त बल की मांग की कि 3000 से 4000 लोगों को एक मंदिर में बंधक बनाया गया था। देर शाम उन्हें निकाला गया। शाम तक हिंसा गुड़गांव के पास सोहाना चौक तक फैल गई, जहां कथित तौर पर बजरंग दल के सदस्यों ने कुछ वाहनों में आग लगा दी और दुकानों में तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नूह जिले में सोमवार विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ। हिंसा देखते देखते तेजी से भड़क गई। 2 गुटों में टकराव के बाद जमकर पथराव और आगजनी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग दल के प्रांत गौरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर व उसके बजरंग दल से जुड़े साथियों पर कई लोगों की हत्या का आरोप है। कथित गोरक्षक मोनू ने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी कर कहा था कि यात्रा के दौरान मेवात में रहेगा। मोनू मानेसर चर्चित नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी है। इन दोनों को भिवानी में उनकी गाड़ी के अंदर ही जिंदा जला दिया गया था। मोनू इस केस में वांटेड है। उसके यात्रा में शामिल होने की खबर से दूसरे पक्ष के लोग नाराज थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मोनू मानेसर और उसके साथियों को शोभा यात्रा के दौरान देख लिया था। इसके बाद नूह शहर के पास गुरुग्राम अलवर एनएच पर बवाल किया गया। हिंसा की आग अब गुरुग्राम पहुंच चुकी है। पुलिस ने कहा है कि मंगलवार तड़के कथित तौर पर 70 से 80 लोगों की भीड़ ने गुड़गांव के एक धर्मस्थल में आग लगा दी और एक धर्मगुरु की हत्या कर दी। गुरुग्राम में यह हिंसा तब हुई जब कुछ घंटे पहले ही नूह में विव और बजरंग दल की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई और हिंसा हुई। इस घटना के बाद इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया और बड़े पैमाने पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। बहरहाल इसी बीच गुरुग्राम में हिंसा की खबर आई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम में डीसीपी ईस्ट नीतीश अग्रवाल ने कहा है कि सोमवार रात सेक्टर 57 स्थित धर्मस्थल में आग लगा दी गई। उन्होंने कहा, हमने कुछ आरोपियों की पहचान कर ली है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नूह में सोमवार को ही हिंसा पर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूह में हालात नियंत्रण में हैं। वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, काफी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है। जैसे ही घटना हुई, आसपास की फोर्स को नूह भेज दिया गया। विज ने बताया कि सोमवार को जब किसी मंदिर में बड़ी संख्या में बंदी बना लिया गया था, वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों ने मुझे लोकेशन भेजी, तब पुलिस वहां पहुंची और सारे लोगों को बंधन से निकाला। अनिल विज कहते हैं कि जिस स्तर की हिंसा हुई, ये अचानक भड़की हिंसा नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि नूह में दोनों समुदाय लंबे समय से प्यार से रहते हुए आए हैं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस तरह से एंट्री और छतों पर पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं और गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने नहीं आते हैं। मणिपुर हिंसा और महिलाओं के साथ अत्याचार वाले वीडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मंगलवार सुबह सर्वोच्च अदालत ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को पीड़ित महिलाओं के बयान लेने से रोक दिया। शीर्ष अदालत ने अपने निर्देश में सीबीआई से कहा है कि आज की सुनवाई पूरे होने तक वो पीड़ित महिलाओं से बातचीत न करे और न उनके बयान ही दर्ज करे। पीड़ित मणिपुरी महिलाओं के वकील निजामुद्दीन पाशा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई है, इसलिए यह बेहतर रहेगा कि सुनवाई से पहले उनके मुवक्किल के बयान दर्ज न किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो आज कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का संदेश सीबीआई तक पहुंचाएं। चीफ जस्टिस ने यह आदेश अदालत को यह बताए जाने के बाद दिया कि सीबीआई आज दोपहर उन 2 महिलाओं के बयान दर्ज करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को मंगलवार को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि वो तिलक के नाम पर पुरस्कार पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे थे। और उन्होंने कहा कि वो अपनी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए नमामि गंगे परियोजना को दान करेंगे। समारोह में उन्होंने मुख्य अतिथि शरद पवार के साथ मंच साझा किया। बता दें, पवार की पार्टी हाल ही में विभाजित हो गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाला अलग गुट राज्य में बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हो गया। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार शरद पवार के मोदी के साथ मंच साझा करने को लेकर चिंता में बताया जा रहा है। फिलहाल आज सबकी नजर शरद पवार और पीएम मोदी पर है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को जाति आधारित सर्वे मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर लगी रोक को हटा दिया। जाति आधारित सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस
केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि राज्य सरकार जाति आधारित गणना करवा सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने इस फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अब बिहार में सरकार जातीय सर्वे करवा सकती है। दीनू कुमार इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये फैसला पिछले कई हफ्तों से सुरक्षित रखा गया था। जाति आधारित सर्वे को लेकर बिहार में बीते काफी समय से सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया। जब इस घटना पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई तब भी विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया था। बीजेपी के आला नेताओं का कहना था कि सरकार ने बहस के लिए व्यापक और जरूरी तैयारी नहीं की। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि वे तो जानते ही हैं कि कौन लोग जाति आधारित सर्वे के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर क्रेन गिरने से मंगलवार तड़के कम से कम 16 श्रमिकों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। एक्सप्रेस वे के तीसरे चरण के निर्माण का काम चल रहा है। इसी दौरान एक पुल के स्लैब पर क्रेन गिर गया। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस, अग्निशमन कर्मी और अन्य आपातकालीन सेवाएं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। घटना मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर शाहपुर में आधी रात करीब 12 बजे हुई। कर्मचारी एक गडर लॉन्चिंग मशीन चला रहे थे जो एक विशेष क्रेन है। ये बड़े स्टील बीम या गार्डरों को स्थानांतरित कर सकती है। ये राजमार्गों, रेल पुलों के निर्माण में और बड़ी इमारतों के नींव रखने में उपयोग किए जाते हैं। म्यांमार की सैनिक सरकार ने देश की पूर्व नेता आंग सान सूची को 5 मामलों में माफी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी 33 साल की सजा कम करके 27 साल कर दी गई। म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट को भी 2 मामलों में माफी दे दी गई है, जिससे उनकी सजा 12 साल से कम होकर 8 साल रह जाएगी। राजधानी नौपिडा में गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा के उद्घाटन के मौके पर देश की सैनिक सरकार ने 7,800 कैदियों को माफी देने का ऐलान किया। माफी पाने वाले कैदियों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।